तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों पर। और आप लोगों ने देखा भी है कि मैंने 2014 का जो जून का पेपर है पार्ट ए कल मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया था। आज मैंने पार्ट 2 लेकर आया हूँ आप सबके लिए। जून 2014 का ही पेपर है। 20 प्रश्नों पर कल हम लोगों ने एक व्यापक लेवल पर, एक ब्रॉड स्तर पर हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो पेपर है जून 2014 का थर्ड पेपर। और आज का जो ये है पहला प्रश्न आपके सामने है ईसा पूर्व की 1869 यानी 1869 के दौरान निम्नलिखित में से किसने लंदन में स्वयं सहायता को प्रोत्साहित किया था? पुअरला 1601 है, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। सोशल केयर काउंसिल, सोशल केयर जो काउंसिल है ये बेसिकली 2002 का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको जनरल सोशल केस काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 2001 की प्रक्रिया जो संचालित हुई थी ये जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू में, और यह यूके में सामाजिक स्तर पर जो क्रिया संचालित हुई सामाजिक सेवाओं के रूप में, वो भी 2000 का ही वर्ष आता है। कम्युनिटी चेस्ट आप भली भांति तरीके से परिचित हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और यह 31 जुलाई 1920 के दौरान में कम्युनिटी जो चेस्ट है इसको लाया गया था। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी दो टाइप की होती है, एक यूएसए की है, मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और एक आपका यूके का है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है वो 1877 का है, 1877 का है। और जो 1869 का स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया है वो 1869 का वो यूके का है। तो ऑप्शन कौन सा सही मानोगे आप लोग? डी ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही आपका सही जवाब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मनोभावों के रेचन को क्या कहा जाता है? भाव विरेचन, कैथोरसिस। ओके, और बच्चे जरा जवाब दें, इसमें क्या कहना सही समझेंगे कि मनोभावों के रेचन को क्या कहा जाता है? आई थिंक पारस्परिक सहायता। वेरी गुड। और भी कोई लोग बताएं भाई। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि रेचन होता क्या है। क्या किसी को मालूम है रेचन किसे कहते हैं? मैं कह रहा हूँ, क्या किसी को मालूम है कि रेचन किसे कहते हैं? रेचन इंग्लिश दिखा देते हैं। 22 जो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं परगिंग, एक शब्द आ रहा है हमारे सामने, है ना, परगिंग शब्द आ रहा है, करेक्ट। ये एक प्रकार से ना दल, एक प्रकार से शुद्धिकरण की बात करता है। राजनीतिक दल है, पर्ज का नाम लेते हैं हम लोग, है ना, या शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी आप इसी को मान सकते हो, रेजिंग को ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी, ठीक है। बेसिकली कोई गुट वगैरह है, वो गुट जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, है ना, वो आप मान सकते हो इसको रेचन। परंतु इमोशन को रिप्रेजेंट किया है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें इमोशन को रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसी कंडीशन पे भावनाओं का शुद्धिकरण होना चाहिए, है ना। रेचन का मतलब शुद्धिकरण, तो जो भावनाओं का शुद्धिकरण होगा वो बेसिकली कैथोरसिस होगा। और अगर मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँ ना, तो अगर आप किताबों में देखेंगे सभी लोग, जैसे पेपर जो इसका बुक आती है, और क्या नाम उसका है, गुप्ता की बुक देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, क्या मिल रहा है वहाँ पे?
भाव विरेचन ही मिल रहा है शायद। क्या मिल रहा है? पारंगतता। सर अगर आप ये इसका मतलब रेचन का मतलब शुद्धिकरण बता रहे हैं मनोभावों का, तो फिर इसका आंसर डी होना चाहिए, पारंगतता। नहीं, गलत जवाब। कैसे? एक्सप्लेन करें। अगर आप डी कह रहे हैं तो कैसे? पारंगत होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज में सक्षम बनना, उसमें मतलब एक्सपर्ट होना, उसमें महारत हासिल करना, उसको पारंगतता बोलते हैं। तो जब भावों का रेचन, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा तो इंसान सक्षम बनेगा ना, पारंगतता हो जाएगी फिर आंसर। नहीं नहीं मैं नहीं, तो वो वही होगा भाव। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। जो कैथोरसिस होता है, जो कैथोरसिस होता है वो बेसिकली भावनात्मक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कैथोरसिस क्या है? मैं सिंपल से सवाल पूछता हूँ, कैथोरसिस क्या है? सर ये तो अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो किसी और रूप में परिमार्जित करके उनको प्रस्तुत करना, अभिव्यक्त करना किसी और तरीके से, जो प्रत्यक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाते वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, वो भाव विरेचन कहलाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ, एंग्री, क्रोध, शर्म, ये प्रक्रिया पारंगतता में आ जाएगी आप। ये तो सिंपल सी बात है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्या भाव विरेचन क्या है भाई? आप कहते हो क्या? एंगर हो गया आपका, शर्म हो जाता है आपका, है ना, प्रीति हो जाता है। ऐसे जो शब्द हम देखते हैं भाव विरेचन को रिप्रेजेंट करते हैं, और भावनाओं के रेचन को ही भाव विरेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसको कैथोरसिस बोलते हैं। कैथोरसिस और इमोशनल, जिसको आप मनोभाव का रेचन कह रहे हैं, ठीक है, मनोभाव का रेचन जो कह रहे हैं, वही एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो कॉन्शियस माइंड 10% है और सब कॉन्शियस माइंड 90% है। ये यही शब्द रिप्रेजेंट करता है, ये यही रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, भाव विरेचन। पारंगतता गलत जवाब आपका है। पारंगतता बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो किसी काम में उच्च दक्षता को बताता है पारंगतता। शुद्धिकरण मैंने अगर क्या कर रहा भाई, इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो किसी कार्यों की उच्च दक्षता पारंगतता होती है। मनोभावों का रेचन एक प्रकार से शुद्धिकरण, भावनाओं का शुद्धिकरण, भाव विरेचन, ना कि पारंगतता। काम में अंतर है भाई, काम में अंतर है, काम में अंतर है, ठीक है। और जो पारस्परिक सहायता जो बच्चे बता रहे हैं, वो पारस्परिक सहायता जो होता है संसाधनों और सेवाओं का आदान प्रदान ही पारस्परिक रेसिप्रोकल हेल्प कहलाती है। तो मनोभावों का रेचन नहीं कहलाएगा। और समूह शक्ति की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने या सामंजस्य बनाए रखने की प्रक्रिया आपको समूह संशक्ति कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं? समूह संशक्ति कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग जान के, तो यहाँ पे मनोभाव का रेचन को हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोरसिस बोलेंगे। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। किताब में वो जो गलत ऑप्शन आया है उसको आप सही मत करिएगा। डी को पारंगतता लिखा है, वो गलत जवाब है। पारंगतता गलत जवाब है। बाकी अगर आप लोगों को आता है तो अपने अपने जो है विचारों को प्रकट कर सकते हैं ग्रुप में। समय रहेगा, अगर हम यहाँ पे प्रकट करना वाला कर दें तो फिर तो टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ग्रुप में आप लोग जो है बोल देना मुझे, ठीक है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बताइए जरा, किस वर्ष पारित हुआ था? 12 अक्टूबर 1993। हाँ, 12 अक्टूबर 1993 में एक स्वायत्त वैधिक संस्था है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। सॉरी सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों ने सबमेटिक और नॉन सबमेटिक के बारे में आपने सुना होगा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ प्रश्न है कि असम्मित वितरण सूचित करता है परास को, वैषम्य को, मानक विचलन को, वक्रता, मात्रा को। वैषम्य, ओके, बताइए जरा। और कोई? वैषम्य,
यहाँ आप लोगों ने 24 का जो जवाब मुझे दे रहे हैं वैषम, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, वैषम में। ठीक है, जो असम्मित वितरण सूचित करता है, जो सूचित करता है वो वैषम होता है। बाकी सारी चीज़ों जो है परास, मानक विचलन, वक्रता मात्रा, जिसको एनपीसी के रूप में भी आप कह लेते हैं, तो ये आप लोगों का पैरामेट्रिक डेटा के अंतर्गत या वितरण के लिए सम्मित वितरण के अंतर्गत जो है आ जाएगा आपका। दो मात्राओं के आकार आदि के बीच को जो बदलता रहता है वो परास कहलाता है। और मानक विचलन, जहाँ मानक या स्टैंडर्ड डिवीज़न मूल्यों के एक सेट के भिन्नता और फैलाव की जो मात्रा का एक उपाय के रूप में आता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड डिवीज़न कहते हैं। और जब हम वक्रता विकृता की बात करते हैं, वो बेसिकली कार्टोसिस होता है, एनपीसी कुकुदा, जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो वैषम्य होता है वो कार्ल पियर्सन के द्वारा पहला गुणांक कहा जाता है, और अंतर डेटा को यहाँ पे निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डिवीज़न से विभाजित की प्रक्रिया भी यहाँ पे संचालित होती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप सी को लगाइएगा, सी ही आपका करेक्ट माना जाएगा 24 का। चलिए, अल्फ्रेड एडलर के किसका प्रचार प्रसार किया है, क्या बताना चाहिए? सामाजिक अंतः प्रेरण होगा। अगर हम एडलर की बात करते हैं तो सामाजिक तत्वों को महत्व देने की बात करता है। तो जब सामाजिक तत्वों की महत्व की बात करता है ये, तो सामाजिक अंतः अभिप्रेरणा या अंतः प्रेरणा सिद्धांत देता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, पहला वाला। ठीक, सॉरी बी वाला। और जो ये मैकडुगल आते हैं, मूल प्रवृत्तिक सिद्धांत में आते हैं। आत्म सिद्धि के सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं तो मैस्लो का नाम आता है, और पदानुक्रमित सिद्धांत की बात करते हैं तो मैस्लो का नाम आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही है। व्यवसाय चयन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मैं आप लोग भलीभांत तरीके से मालूम होगा, है ना, जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा भी है, इसके बारे में बताया भी है अच्छे से। हाँ, उपागम उपागम संघर्ष। हाँ, तो बहुउपागम होना चाहिए, व्यवसाय में बहुत सारे चुनना पड़ता है। देखिए, बहु होगा सर, मैं आपको बता दूं, नहीं होगा सर। आप मेरी बात को समझने, आपने नाम सुना होगा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसको आप लोग क्या करते हैं, मानसिक द्वंद्व बोलते हैं, या संघर्ष भी बोल सकते हो, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होता क्या है? मानसिक संघर्ष एक ऐसी क्रियाओं की दशा के रूप में हम परिभाषित करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं, जिससे एक ही समय में संतुष्ट यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको याद आ गया होगा, एक ही समय में दोनों चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन पर हमारे अंदर फिर एक प्रक्रिया संचालित हो जाती है, उसको हम लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, मानसिक संघर्ष कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जब मानसिक संघर्षों को देखा गया तो कर्ट लेविन ने अपना एक सिद्धांत दिया था, क्षेत्रवाद का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी दिया था। उसी थ्योरी में इसने कहा कि मानसिक संघर्ष जो उत्पन्न होता है वो 3 स्थितियों में होता है। एक होता है उपागम उपागम का द्वंद्व, एक होता है परिहार परिहार का द्वंद्व, एक होता है उपागम परिहार द्वंद्व। कहीं कहीं बहु उपागम द्वंद्व भी देखा गया है, परंतु ये 3 ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूँ कि जब 2 ऐसे धनात्मक लक्ष्य संघर्ष होता है जो एक ही समय में समान रूप से व्यक्ति अपनी ओर आकर्षित होता है। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों विषय बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों के जो टाइम है वो एक ही साथ हो रहा है। आपको तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट को तो त्यागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और यह त्यागना और एक सब्जेक्ट को स्वीकार करना ये निश्चित करता है कि आपके अंदर मानसिक संघर्ष की प्रक्रिया संचालित हो रही है। तो ऐसी कंडीशन पे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, उपागम उपागम द्वंद्व कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्यों उड़ गया सब? आगे ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो उपागम है, यहीं पर
यहीं पर मैं एग्जाम्पल आपके व्यवसाय के चयन की भी बात कर सकता हूँ। ये एक उदाहरण की बात किया गया है ना। व्यवसाय का चयन भी आप लोग, हाँ क्या, यहाँ पर व्यवसाय की जो चयन की प्रक्रिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। अब बेरोजगार व्यक्ति को, ठीक है, एक तरफ मान लीजिए कोई अनावश्यक काम हो सकता है, एक तरफ कोई आवश्यक कार्य हो सकता है। आवश्यक कार्य में मैंने व्यवसाय को रख लिया, अनावश्यक कार्य को मैंने रख लिया भाई एजुकेशन को डाल दिया। तो अब अगर उसके पास MSW है और उसे MSW के बिहाफ पर जॉब मिल रही, तो उसे PhD करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये अलग है, अगर द्वंद्व हुआ अलग अलग अपवाद है कि आप लोगों की मानसिकता किधर जा रही है, आप लोग सोच रहे हैं कि और पढ़ना चाहिए और करना चाहिए, वो अलग है। लेकिन आपने जो व्यवसाय का चयन किया है, आपकी डिग्री सफिशिएंट है भाई, काफ़ी है, और उसी के आधार पर मिल गया, जिस तरीके से आपने डिग्री लिया उसी के आधार पर मिल गया। तो ये व्यवसाय का चयन भी करता है, ये व्यवसाय का चयन भी करता है। मान लो अगर मैंने कहा भाई एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच में खड़ा है और भूख से वो मर रहा है, क्योंकि वह यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि घास के किस ढेर को खाना प्रारंभ करूं। ऐसी कंडीशन भी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो ये उपागम उपागत द्वंद्व है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। परिहार की बात करें, बहुत सारी चॉइसेस जब होती है ना सर, जैसे व्यवसाय है तो व्यवसाय में तो कई सारी चॉइसेस होती है, तो बहुभागम नहीं होगा। व्यवसाय में क्या चॉइस क्या हो सकती है, बहुत सारे। तो हमने 3 प्रकार के ही है ना सर, चौथा है ही नहीं, है ना। बहु और द्वि उपागम वाला भी तो बताया था चार। अरे भाई बहु उपागम भी है, ऐसा बात नहीं, बहु का उपागम भी है, लेकिन व्यवसाय में बहु उपागम द्वंद्व को आप संचालित ना करें ना। आपने ढेर सारे लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, है ना। प्रश्न आपसे अगर व्यवसाय चयन की बात हो रही है तो वो केवल उपागम की हो रही है। आपने ढेर सारे कामों में दिया, ये आपका भाई वो है, नेचर है कि आपने ढेर सारी एक्टिविटी आपके सामने आए, ढेर सारे व्यवसाय आपको मिले, आपने एक अलग से व्यवसाय को चूज़ कर लिया। अच्छा जो आपके लगा, आपके हिसाब से जो अच्छा लगा, आप उस हिसाब से सोशल वर्क पढ़ते हो, सोशल वर्क अच्छा लगा, सोशल वर्क को चूज कर लिया सब्जेक्ट को, बाकी मैथ हो सब कुछ मिल रहा था। तो ये एक बहुउपागम का द्वंद्व आता है। लेकिन जो व्यवसाय को चयन की बात करेगा वह आपका उपागम की बात करता है, जहाँ पर आपको दोनों पॉजिटिव में एक चीज़ को आपको चुनाव करना पड़ेगा। बस दोनों पॉजिटिव होंगे, एक चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न लिखेगा आपके सामने, ढेर सारे लक्ष्य लिख देगा यहाँ पे, तब तो एक व्यवसाय चयन नहीं रखेगा, 2-4 प्रक्रिया और लिखेगी, 2-4 एग्जाम्पल और लिखेगा, तब आप बहु प्रक्रिया का लगाएंगे, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जहाँ एक तरफ ऋणात्मक हो, एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ सॉरी दोनों तरफ ऋणात्मक हो, वो परिहार बन जाएगा, परिहार बन जाएगा दोनों तरफ। मतलब आप देखो, पढ़ना भी नहीं चाहते हो और पास भी होना चाहते हो, दोनों प्रक्रिया यही है, परिहार द्वंद्व हो रहा है ना। उपागम परिहार, इसमें एक पॉजिटिव होता है, उपागम एक पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर मैं कहूँ, एक बालक है, फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चाहता है कि चोट भी ना लगे, फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चाहता है कि उसके पैर में चोट भी ना लगे। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परिहार की। और जहाँ मल्टी प्रोसीजर की बात होती है तो वो बेसिकली कई गोल्स रखे जाते हैं, है ना, कई गोल रखे जाते हैं, तो इसी को बहु उपागम द्वंद्व कहते हैं। ये बहु उपागम द्वंद्व की प्रक्रिया बन जाती है, मल्टीपल, जहाँ पे संघर्ष की प्रक्रिया संचालित होती है। देखा, आप लोगों ने पढ़ा है, बहु उपागम की प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ी है, बताया है आप लोगों को? नहीं मालूम तो सुन लिया करो, आप लोग ऐसे में पूछ सकते हो आप लोग। ये बेसिकली जहाँ आपको बता दूं कि कभी कभी 2 से अधिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कभी कभी आपको 2 से अधिक ऋणात्मक लक्ष्य मिलेंगे, तो व्यक्ति को एक साथ अपने ओर खींचने लगता है। तो जीवन के अधिकांश परिस्थितियाँ इसी प्रकार की होती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि इसमें 2 से अधिक ऋणात्मक भी मिल सकता है, 2 से अधिक धनात्मक भी मिल सकता है। इसमें व्यक्ति को कई धनात्मक और ऋणात्मक लक्ष्य का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कम से कम 2 धनात्मक लक्ष्य और 2 ऋणात्मक लक्ष्यों के बीच में और लक्ष्य अपनी अपनी पूर्ति एक साथ चाहते हैं, उसको मल्टी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मल्टी द्वंद्व बोलते हैं। इसी को कहा जाता है डबल अप्रोच एडवांस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है इसी को। आपको बता दो, सन 1965 में इसको परिभाषित करने वाला जो विद्वान था उसका नाम था स्ट्रेंज। 1965 में 1965। ठीक है, क्लियर है? जी सर। आगे बढ़िए। 27 में जनसंख्या विघटन के सांख्यिकीय विश्लेषण तथा वर्णन से संबंधित ज्ञान शास्त्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जननांकी। यही सही जवाब है आपकी, यही सही जवाब है, जननांकी। आपको मैं बता दूं, जननांकी एक ऐसा शब्द है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि मानव जनसंख्या की सांख्यिकीय अध्ययन है, जहाँ पे जनसांख्यिकीय विश्लेषण का शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म, जातीयता जैसे मानदंडों के आधार पर विभाजित पूरे समाज पर, समूहों पर लागू किया जा सकता है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया बन जाती है ना। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जनसांख्यिकीय मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है ना, याद रखेंगे सभी लोग। और जनसांख्यिकी शब्द जो है डेमोस और ग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या और विज्ञान से। तो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। और जनसंख्या परिवर्तन के 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? यही जननांकी को अगर हम बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट होते हैं। और ये जो 3 कंपोनेंट हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक जन्म बोलते हैं, एक मृत्यु बोलते हैं, और एक क्या बोलेंगे? प्रवासन। इन्हीं 3 चीज़ों पर ये प्रक्रिया संचालित होती है। इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का एक सांख्यिकीय अध्ययन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। जनसंख्या गतिकी की बात करें तो जनसंख्या गतिकी जो होता है वहाँ पे जनसंख्या का अध्ययन बेसिकली, हालांकि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन ये जनसंख्या गतिकी जो है वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। और जो जनगणना है वो किसी देश या किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधि रूप से सूचना प्राप्त करना या रिकॉर्ड रखना जनगणना बन जाएगी। और जनसंख्या अध्ययन तो आप जानते ही हैं अच्छे से, समय के साथ जनसंख्या आकार और संरचना में कैसे क्यों बदलती है, महत्वपूर्ण कारकों का प्रजनन, मृत्यु, प्रवासन की जो दरें शामिल की गई है, इसी के अंतर्गत इसको रख भी गया है। परंतु यहाँ पे जनसांख्यिकी विश्लेषण जनसंख्या कंपोनेंट के आधार पे ज्ञान शास्त्र में इसको कौन सा वर्णन किया गया है? जननांकी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा, याद रखेंगे सर। देखिए, जनसंख्या जो गतिकी है वहाँ पे अगर हम बात करें तो जनसंख्या का अध्ययन करना कहलाता है ना। आप याद रखें, इसके जनसंख्या का अध्ययन करना होता है, ठीक है। जनसंख्या गतिकी, ठीक है। गतिकी में वर्तमान स्थिति के ऊपर अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। पॉपुलेशन जो डायनेमिक है, ये वर्तमान की ही बात करता है, डायनेमिक पॉपुलेशन, जहाँ पे मैथमेटिक्स यूज किए जाते हैं, मॉडल्स, नंबर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। आप ये सिंपल सी आप समझ लीजिए, आप एक सिंपल भाषा में आप इसको ये जान लीजिए कि जनसंख्या यहाँ पर जो होता है कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह का वर्णन करता है, और जो एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ जनसंख्या की कुछ विशेषताएं जो विज्ञानियों के लिए रुचिकर होती हैं। तो जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर शामिल होती है इसमें। और यदि जनसंख्या में अप्रवासन है तो उसमें से उत्प्रवासन है, और अप्रवासन की दर
उत्प्रवासन की दर में रुचिकर होती है। तो यहाँ पे जनसंख्या पैरामीटर की विशेषता बताती है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करता है, प्रति इकाई के क्षेत्र की बात करता है, वही आपका क्या बन जाता है, जनसंख्या गतिशीलता या जनसंख्या गतिकी बन जाता है। गति मतलब मानव आबादी पर लागू होता है, जिसे किसी भी तरह से गतिशील मानव आबादी पर लागू होता है। ऐसी आबादी जो समय स्थान के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या गतिशीलता या गतिकी बोलते हैं। बस यही चीज़ होती है। क्लियर हो गया? बोलो। बाल श्रम के सभी रूपों में निषेध का स्पष्टीकरण किस अनुच्छेद में किया गया है? सी ऑप्शन, ठीक है। उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में है? 18 में है। 18 में होगा। हाँ। संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32। और विधि की समक्ष समता 14। ठीक है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित प्रथम विस्तृत व्यक्तित्व का सिद्धांत कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। मन सामाजिक सिद्धांत किसका था? ये तो एरिक्सन का है। एरिक्सन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका था? बंडूरा का। आत्मधारणा का सिद्धांत किसका था? अरे अभी तो मैंने हाल ही में पढ़ाया, क्या पढ़ते हो आप लोग? बताया था आप लोगों का आत्मधारणा, स्वधारणा और स्वधारणा या अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन टर्नर ने दिया है। नहीं बताया था? सर भूल गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नोट करा, नोट नहीं करते हो हैं? आगे बढ़ो। सामाजिक विधि निर्माण के प्रभाव के साथ सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास को क्या कहेंगे? सामाजिक जो विधि का निर्माण करना है, उसके प्रभाव के साथ सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास जो होगा सामाजिक क्रिया होगी, सोशल एक्शन। समाज कल्याण किसे कहते हैं? समाज कल्याण किसे कहते हैं बताइए? समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का समान रूप से सुधार की बात की जाए, मतलब सारी सेवाओं को समान रूप से लागू करना। ओके। समाज कल्याण समाज सेवाओं और संस्थाओं की एक संगठित प्रणाली है और जीवन और स्वास्थ्य का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और समूह को या समुदाय को सहायता उपलब्ध कराने का एकमात्र स्ट्रक्चर है सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? बोलते रहिए। उन्नति के साथ सामाजिक परिवर्तन। ओके, मतलब समाज के आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत और कठिन विषय है, जहां हम सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन को परिस्थिति, वर्ग, स्तर और व्यवहार के अनेकानेक प्रतिमान बनते और बिगड़ते रहते हैं। समाज गतिशील है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। और जब इस तरीके की प्रक्रिया हमारे सामने देखने को मिलती है तो आप एक परिभाषा बना देते हैं और कहते हैं कि सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जॉनसन महोदय ने कहा था। जॉनसन ने कहा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, ये बात स्पेंसर ने कहा था। याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? स्तरों में समाज का विभाजन। स्तरों में समाज का विभाजन, बहुत शॉर्टकट में बोल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जहां उच्च और निम्न रूप में जहां स्तरीकृत कर रहे हैं आप, पदानुक्रम के रूप में आप डिवाइड कर रहे हैं, वो सामाजिक स्तरीकरण हो जाती है।
तो वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समूह को उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च और निम्न श्रेणी में जब स्तरीकृत करते हैं तो उसको सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, आपका पहला भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आवाज क्लियर है कि 1 मिनट रुक जाएं? प्रश्न हमारे सामने अब आ चुका है 31। क्या बोल रहा है आप लोगों से? कह रहा है कि लोगों के लिए आवश्यक सामग्रियों और सेवाओं केंद्रीकृत नियोजन द्वारा जीवन की गुणवत्ता को संवर्धित करने का प्रयत्न करने वाली विकास मौलिक नीतियों को कहते क्या हैं? बात तो समझिए। समूह लोगों के लिए आवश्यक सामग्रियों और सेवाओं केंद्रीकृत नियोजन द्वारा जीवन की गुणवत्ता की बात कर रहा है। उसी के जीवन की गुणवत्ता को संवर्धित करने का प्रयत्न करने की बात कर रहा है। तो ऐसी विकासमूलक नीति का क्या नाम देंगे? समूहवादी, विश्लेषणवादी, अभिजनवादी या लोकप्रियकरणवादी? समूहवादी कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब आपका आया है यहाँ पर, जिसका नाम आप लोगों ने अभी देखा है कलेक्टिविस्ट, और ये आपकी कहलाती है समूह को। यह आपकी क्या कहलाती है? समूह को। अब जब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक में, तो वहाँ पे क्रियाओं का अलग अलग तरीके से डिवीज़न होता है, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, बांट दिया जाता है। और जब हम बात करते हैं अभिजनवादी की, तो अभिजनवादी एक प्रकार को आपको बताता है जहाँ पे सभी शासित वर्ग भी, शासक वर्ग भी, दोनों वर्गों में बात करता है। बेसिकली लोकतंत्र का अभिजनवादी का जो सिद्धांत था वो बेसिकली इसी चीज़ पर ये आधारित था, शासक वर्ग पर ही और शासित वर्ग पर भी, दोनों पर ये लागू होता है। तो याद रखिएगा, ये लोकतंत्र का अभिजनवादी है और यहाँ पर अभिजनवादी लोगों के लिए आवश्यक सामग्री और सेवाओं केंद्रीकृत नियोजन के लिए जीवन की गुणवत्ता की बात नहीं करता है। ये बेसिकली लोकतंत्र की बात करता है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे लोग में आ तो जाए पार्टिकुलर, लेकिन वहाँ पे जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ वो अलग एक्टिविटी पर संचालित या अलग क्रियाविधि पर काम करता है। ये लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ किस चीज़ों पर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो शासक वर्ग पर होती है और शासित वर्ग पर होता है इसका अधिक से अधिक कार्य। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोकतंत्र का अभिजनवादी है। किसका है? लोकतंत्र का है, ठीक है, लोकतंत्र का है। तो मैं आपको बता दूं, ये अभिजन जो है, ये पद जो है किसी समूह के ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होता है जो कुछ कारकों की वजह से समुदाय की विशिष्ट हैसियत रखते हैं। तो यह अल्पसंख्यक वर्ग समाज में सत्ता के वितरण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक श्रेणी वर्ग सामुदायिक मामलों में अपने संख्या बल पर अनुपात में कहीं ज़्यादा सत्ता का उपभोग जो है करते हैं। तो अभिजन वर्ग किसी विशेष रूप से राजनीतिक अभिजन वर्ग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं लोकप्रियकरणवादी के बारे में, तो लोकप्रियकरणवादी क्या होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे? बताइए जरा। लोकप्रियकरणवादी हाँ, यहाँ पर भी आप लोगों को मैं बता दूँ, जनता, जैसे इन्होंने बताया लोकतंत्र को रिप्रेजेंट किया कि लोगों का शासन, जनता का तंत्र या शासन, जहाँ किसी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त हो रही हो। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आने लगती है। उम्मीदवार को मत देना, प्रतिनिधित्व को चुनना, ये सारे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है लोकतंत्र। जनता का तंत्र यानी शासन, तो ये लोकप्रियकरणवादी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा, समूहवादी। बात करेंगे विकास, सामाजिक विकास के बारे में। आपको अगर सामाजिक विकास के बारे में परिभाषा मालूम है तो आप सही तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। बताइए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो सामाजिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, हाँ,
विकास की समकालित दृष्टिकोण। देखिए, सामाजिक विकास सामाजिक और कल्याण सेवाओं के लिए बृहत्तर विधियान एक दलील है, ऐसा कहना उचित नहीं, लेकिन हाँ सामाजिक और कल्याण सेवाओं के लिए तो था, और बृहत्तर रूप पर विनिधान की दलील है, ये कहना गलत हो जाएगा। और नियोजन के पृथक पृथक क्षेत्रों में भी देखो काम करता है, जहाँ पे तदर्थ विकास लक्ष्य की बात करता है। तदर्थ कितने लोग जानते हो? तदर्थ, तदर्थ विकास लक्ष्य जिस रूप में काम किया जाए उसी के अर्थात जिस रूप में। ओके, और कोई अपनी बातों को रिप्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे। तदर्थ विकास लक्ष्य, हाँ यहाँ पे पूर्ण विकास को आप कहें, सभी लोगों का आप शामिल करें तो वो बेटर रहेगा, परंतु तदर्थ विकास यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, है ना। उपलब्ध कराने का प्रयास करना सामाजिक विकास नहीं है। और सामाजिक सेवाओं के लिए पूर्णता लक्षित नियोजन, जो लक्ष्य ही नियोजित किया गया उसी पर काम करना समाज सेवा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विकास नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, सामाजिक विकास है तो वह आपका क्या है? विकास की समकालित दृष्टिकोण है। सामाजिक विकास वही प्रक्रिया है। सामाजिक विकास को अगर साधारण शब्दों में मैं आपको परिभाषा के रूप में बताऊं तो आप याद रख लीजिएगा कि सामाजिक विकास व्यक्तित्व का निर्माण उसमें शून्य नहीं होगा। ये सामाजिक घटना प्रक्रिया बालक की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को सतत रूप से प्रभावित करती रहती है। वही कारण है कि समकालित दृष्टिकोण होता है, यही कारण है कि समकालित दृष्टिकोण होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलित। हाँ, आप समाकलित का मतलब इंटीग्रेटेड ही होगा, जैसे इसमें आपने ऐड कर लिया, इंटीग्रेटेड, एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द डेवलपमेंटल। आपको मैंने एक ही चीज़ बताया, मैंने क्या बोला अभी आपसे? मैंने आपसे एक ही बात ये बोला है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये शून्य नहीं होता। व्यक्तित्व में सामाजिक घटना तथा प्रक्रिया बालक की चाहे मानसिक प्रक्रिया में व्यक्तित्व के प्रतिमानों को सतत रूप से प्रभावित करती है। तो सतत रूप से प्रभावित तभी होगा जब वहाँ पे अगर मैं स्पेशल चाइल्ड कर दूँ, नॉर्मल चाइल्ड कर दूँ, इंटीग्रेटेड बना दूँ नॉर्मल चाइल्ड, ताकि ये जो स्पेशल चाइल्ड है नॉर्मल बच्चों को भी देख के सीखे, तो सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। बच्चा जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है, सीख रहा है, वो इंटीग्रेटेड है आपका। ठीक है, ये चीज़ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर संवेगात्मक विलगन के बारे में, है ना। संवेगात्मक विलगन किसे कहते हैं? बताएं। सी डी में से लग रहा है। सी और डी में लग रहा है। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसका जो सही जवाब इस प्रश्न का है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने इस समय जो है 33 है, 33 है। सही जवाब आपका यहाँ पे थर्ड ही सही है। यह एक युक्ति चालक है जिसका उद्देश्य एक इच्छित और परंतु असंभावित परिणाम की प्राप्ति के लिए संवेगात्मक निवेश को रोकना। मेरा कहने का तात्पर्य आप जानते भी हैं, परिचित हैं कि संवेग एक ऐसा शब्द है, इमोशन एक ऐसा शब्द है जहाँ भावनात्मक स्थिति होती है। जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है तो उसी अवस्था में संवेग का नाम दिया जाता है। भाई क्रोध, चिंता, खुश, प्रसन्नता, हर्ष आदि जैसे जो उद्दीप्त अवस्थाएं होती हैं, हम ये कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही उत्तेजित अवस्था है जिसके कारण या अधिक मानसिक सजगता के कारण कोई प्रतिक्रिया करता है, तो वो संवेग को बताता है। और संवेग में मैकडूगल ने एक बात कहा है कि संवेग मूल प्रवृत्तियों का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील और आवश्यक पहलू है। साफ शब्दों में मैकडूगल ने भी बोला था। तो जो विलगन संवेगात्मक जो विलगन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है असंभावित परिणाम की प्राप्ति के लिए संवेगात्मक निवेश को रोकना होता है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावनात्मक तत्व की प्रधानता होती है। परिपक्वता का महत्व होता है, सीखने का महत्व होता है, बुद्धि होता है, लिंग भेद होता है, परिवार का आकार होता है, माँ बाप की गलत सोच को भी शामिल किया गया है इसमें। सर ये बच्चों संवेगात्मक निवेश को रोकने का मतलब यही होगा ना कि उस दिशा में अब नहीं सोचना, बिलीव करने का गलत धारणाओं को समाप्त करना, गलत कॉन्सेप्ट को हटाना, वही तो विलगन है। विलगन क्या है?
विजन क्या है? वही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह के अनुभवों को मापने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया प्रयास क्या होना चाहिए? नियोजन, मूल्यांकन, हस्तक्षेप, समापन। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के अनुभवों को मापने के लिए एक सोशल वर्कर यहाँ पर जो भूमिका निभाता है वह मूल्यांकन की भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है। 34 का सी करेक्ट जवाब होगा आप सबके लिए यहाँ पर। किसी कार्यक्रम के प्रलेखन के लिए आधार, बहुत सरल प्रश्न है। किसी कार्यक्रम के प्रलेखन के लिए आधार, निर्धारण, मॉनिटर, अनुश्रवण बोलते हैं मॉनिटरिंग को, जवाबदेही, मूल्यांकन। कार्यक्रम का प्रलेखन क्या कहलाएगा? निर्धारण कहलाएगा, रेटिंग, असेसमेंट कहलाएगा सर, निर्धारण। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। किसी कार्यक्रम को प्रलेखन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्धारण बोलते हैं। यही सही जवाब है। निर्धारण इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन होते सर। हाँ डॉक्यूमेंटेशन, वही आप डॉक्यूमेंटेशन, हाँ असेसमेंट है ना। सर मूल्यांकन की बेस पे नहीं होगी क्या रिकॉर्ड? किस चीज़ का? कोई भी प्रोग्राम है उसका रिकॉर्ड रखना है तो क्या फिर देखिए। उसकी मूल्यांकन की नहीं होगी क्या भूमिका? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है, हाँ। प्रलेखन के लिए तो असेसमेंट करता है। उससे पहले वाले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आपने अनुभव के माध्यम से जो आपने मापा था, क्वेश्चन में था ना सर। हाँ अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा है, वो हमारा था क्या? इवैल्यूएशन था। लेकिन यहाँ हमारे सामने प्रश्न है कार्यक्रम के प्रलेखन क्या जाते हैं? कार्यक्रम, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है ना सर, हमने हाँ। कितने उद्देश्य प्राप्त किए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आप ऑप्शन लगाएंगे निर्धारण को, और निर्धारण ही आपका क्या कहलाता है? असेसमेंट, आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। असेसमेंट कहलाता है। रेटिंग कहलाता है। रेटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। द की विलेज स्कीम फोकस ऑन, पशुधन सर, पशुधन। आपने सुना होगा की विलेज योजना एक चलाई गई थी, कितने लोग जानते हो? पशुओं से द related की विलेज स्कीम फोकस। ओके जो ठीक है। जो कृषक परिवार होते हैं, तो जो एग्रीकल्चर और पशुधन से रिलेटेड है। ओके ओके। सर उपयुक्त समीकरण नहीं होगा क्या? नहीं होगा? नहीं फिर दीदी का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, अच्छा हिंदी इंग्लिश में आ गया, चलो कोई नहीं। ठीक है। की विलेज योजना किस पर संकेंद्रित है ना? और अगर मैं आपसे बात करूं, आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपने नाम सुना होगा कि इसी को इन शॉर्ट में KVS बोला जाता है। KVS का मतलब यही होता है, KVS की विलेज स्कीम। इसकी स्थापना सन 1950 में किया गया था। बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान में। और अभी अभी आप लोगों ने मुझसे जवाब भी बताया कि ये पशु से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 36 का जो जवाब आपका आया है पशुधन से संबंधित था, और यही आपका करेक्ट जवाब है, पशुधन से, ना कि कृषि और सिंचाई पर। सभी पे नहीं, ऑप्शन गलत। ऑप्शन केवल सही रहेगा ए वाला की विलेज। 1950 में यह योजना जो है लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। यह स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है योजनाएं लाई गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिए, भारत सरकार के द्वारा। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, आप व्यावसायिक सोशल वर्कर हैं, तो समाज कार्य, व्यक्तिगत सेवा कार्य का उपयोग प्रमुख रूप से व्यक्ति और परिवार की किन समस्याओं में सहायता के लिए करेंगे? अंतर्व्यक्तिक, अंतर समूह, पारिवारिक और अंतर सामुदायिक। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो अंतर्व्यक्तिक समस्याएं हैं इसी पर काम करता है। तो बेसिकली व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सामाजिक
सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का उपयोग प्रमुख रूप से व्यक्ति भी देखो परिवार, मैं चाहूँ आप लोग बताया भी था, केशवर भी परिवार का एक पार्ट माना जाता है। तो चाहे केस में आए आपका सेवार्थी हो चाहे परिवार, उन समस्याओं की सहायता के लिए सबसे पहले आप लोग अंतर्वैयक्तिक समस्या की बात करेंगे, ना कि अंतर सामुदायिक समस्या की बात, बल्कि अंतर्वैयक्तिक समस्या की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का पहला वाला आपका सही जवाब रहेगा, अंतर्वैयक्तिक समस्या। दमन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करेगा? दमन एक शब्द है, आप जानते हैं दमन, बताएं। हाँ, सर, ये जो दुखदायी विचारों को हटा देता है या फिर मन में नकारात्मक चेतना से हटा देता है, हाँ जी सर, ऑप्शन ए सर। ओके। दमन एक मानसिक प्रक्रिया जिसकी उम्र के रूप में भयावह और दुखदायी विचारों का चेतना को हटा दिया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। एक मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति आत्मसंतोष का अनुभव कर रहा है, गलत है, ये दमन नहीं है। एक मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर चोट पहुंचाना है, आत्मघात है, नहीं, गलत है ये। एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का स्वयं को दोषी ठहराना, ये भी गलत है। आपका सही जवाब केवल ऑप्शन नंबर ए है। बहुत सरल सवाल था ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सामाजिक विघटन का लिए जिम्मेदार है? देखिए, सामाजिक विघटन कौन सा कारण जिम्मेदार है, बताइए। सर ये सभी होते हैं सर, ओके। सोशल प्रोसेस भी होता है सर। सामाजिक विघटन के जिम्मेदार है ना? तो मुझे तो बी सी लग रहा है सर, प्रक्रिया होगी बीटी तो जब होता है ना जब यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं, देखिए लेकिन यहाँ पे तो सभी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो सामाजिक विघटन है, मैं अगर आपसे बात करूं, जनसंख्या सामाजिक प्रक्रिया भी है, सामाजिक पश्चातता भी है, विरोधी मूल्य भी है, उपयुक्त तो सभी है। आपका यहाँ पे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के अनुभव में परिवर्तन भी आपका एक प्रकार का सामाजिक विघटन का रीज़न बन जाता है, कारण बन जाता है। सामाजिक विघटन में हम बात करें, जनसंख्या का अगर हस्तांतरण होता है, वो भी एक प्रकार का सामाजिक विघटन का कारण बन सकता है, जनसंख्या का हस्तांतरण करना। आपको बता दूं, नगरीकरण भी एक प्रकार से, जैसे अगर औद्योगिक विकास के कारण नगरों की तीव्र गति से विकास होता है, आज छोटे छोटे नगर भी बड़े नगरों में विकसित हो गए हैं और गाँवों का स्थान छोटे छोटे नगर में लेते जा रहे हैं। तो नगरों का विकास, इसी प्रक्रिया को समाजशास्त्र के लैंग्वेज में कहा गया है कि नगरीकरण के नाम से ये पुकारा जाता है। और यहाँ पे नगरों में अनेक धर्म, जाति, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो वह परस्पर एकता के सूत्र में नहीं बंधे हैं। तो कारण है ये कि सामाजिक विघटन यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए नगरीकरण भी भूमिका है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन होगा तो भी होगा, धर्मनिरपेक्षता होगा तो भी होगा, सहयोग और एकता की भावना का नष्ट होगा तो भी सामाजिक विघटन होगा, जातिवाद होगा तो भी सामाजिक विघटन होगा, वर्गों का संघर्ष है तो भी सामाजिक विघटन होगा, बेरोजगारी है तो भी सामाजिक विघटन होगा, है कि नहीं? कितने सारे कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, सभी सही होगा यहाँ पे, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। 40, समूह के सदस्यों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न बलों की बहुधा कहा जाता है। देखिए, समूह के परस्पर क्रिया के उत्पन्न बलों को बहुधा कहा जाता है। समूह दंड होगा, समूहगत की, अंतर्वैयक्तिक हस्तक्षेप, नेतृत्व दंड। इंग्लिश देखिए एक बार, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द फोकस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर आर ऑफ्टन। तो क्या आप यहाँ पे समूह गतिकी का नाम लेना चाहते हैं या नहीं? ओके, ठीक है, आप सही जवाब दे रहे हैं कि जो समूह गतिकी है, समूह के सदस्यों की परस्पर क्रिया है और जिससे उत्पन्न बलों को समूह गतिकी कहा जाता है। इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब। इसका कॉन्सेप्ट अगर कोई लेकर आया है तो नाम बता दीजिए एक बार मुझे। कट लेकर, यही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है, समूह गतिकी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि इसका सही जवाब, जहाँ समूह के सदस्यों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न बलों को बहुधा में समूह गतिकी का नाम दिया जाता है, यही करते। समूह द्वंद्व नहीं होगा, ना ही आपका, और ना ही आपका होगा अंतर्वैयक्तिक हस्तक्षेप, और ना ही आपका होगा नेतृत्व द्वंद्व या संघर्ष। ऑप्शन केवल बी सही रहेगा। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सकीय समूह नहीं है। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चिकित्सकीय समूह नहीं है, बाकी मनोचिकित्सकीय समूह होगा।
जैसे अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि मादक दवाओं की लत छुड़ाने वाला परामर्शक समूह होता है। क्या कहना उचित समझेंगे आप? सही है सर, ये गलत नहीं, फीमेल होगा। ये नहीं सही है। होगा बच्चों में विद्यालयों की शगल जो हॉबी क्लब होते हैं सर। हाँ, बच्चों में विद्यालय की सगल समूह। अब यहाँ पे देखिए जरा, हॉबी ग्रुप बोला जाता है। अच्छा, कितने लोग जानते हो हॉबी ग्रुप? सर पता नहीं मुझे, एक बार बता दीजिए। ओके, चलो देखिए, ये एक प्रकार से जैसे क्लब वगैरह नहीं होता है, क्लब क्लब तो जानते हैं। क्लब ही आपकी हॉबी ग्रुप कहलाती है, हॉबी ग्रुप कहलाती है क्लब। तो मैं आपसे अलग अलग चॉइसेस होती यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ प्रश्न के हिसाब से या उसके आधार पे, इसने कहा चिकित्सकीय समूह नहीं है, तो चिकित्सकीय समूह नहीं है ये, क्योंकि बच्चों में तो भाई पीयर ग्रुप होता है, सगल तो होता नहीं है, हॉबी थोड़ी होता है, वो पीयर ग्रुप होता है ना। क्यों सर, बताइए। और सर वैसे भी एसीडी में कुछ ना कुछ उपचार ट्रीटमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल, पीयर ग्रुप, पीयर मॉनिटर की बात करें तो ये बेसिकली एक परामर्श समूह की बात करता है, ये भी विद्यालय में भी ये होता है। बात करते हैं बाल अपराधियों के लिए निर्देशित मनो विनोदात्मक समूह की बात करते हैं, तो वो भी प्रक्रिया आपका गाइडेंट जो है रिक्रेशनल ग्रुप के, रिक्रेशनल जो ग्रुप होता है वो बेसिकली मनोरंजनात्मक ग्रुप के रूप में जाना जाता है, या मनो विनोदात्मक ग्रुप कहा जाता है इसको। शुद्ध हिंदी में मनोरंजनात्मक भी बोला जाता है, मनो विनोदात्मक समूह भी बोला जाता है। और ट्रीटमेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हैविंग बिहेवियर डिसऑर्डर की बात करना, तो व्यवहार परक जो विकार होता है उससे ग्रसित बच्चों का उपचार भी होता है। तो समूह गतिकी में तो होता है, लेकिन इसमें से नहीं था, तो सगल समूह नहीं होता है, बेसिकली आप पीयर ग्रुप लिखता तो सही हो जाता। ये सही था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। पूछा है आपसे, आर्टिकल में पूछा गया है भारत के संविधान, एक मिनट आ जाइए इस पे, पूछा गया कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने भी, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। अनुच्छेद 366, जिसको आप लोग बोलते हो 366। मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति ऐसी जाति है जहाँ पे मूलवंश जनजाति अथवा ऐसी जातियाँ मूलवंशों को और जनजातियों के भाग में उसमें यूथ अभिप्रेरित है, तो वह बेसिकली आपका बताता है अनुच्छेद परिभाषा के रूप में 366 यानी 366, ये परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति को। ऑप्शन पहला वाला ही करेक्ट जवाब है आपका, यही आपका सही है। और अगर जब आपके सामने आता है 365, तो फिर क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग? इसमें आप क्या बोलते हैं? 365 में आप कहते हैं संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव बताता है। ये असफलता का प्रभाव बताता है। तो संघ द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, या आप ये कह लीजिए कि उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव 365 अनुच्छेद आपके सामने ये बताता है। 365 इसी के अंतर्गत आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसी स्थिति में राज्य का समस्त नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। ये बात तो आपको अच्छे से मालूम होगा। 365
है ना। और राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356। सही चल रहे हो ना, बोलो। जी सर, जी सर। और 64 क्या कहता है आपसे? 364 364 क्या बोलता है आपसे? आपको मालूम होगा आईपीसी की धारा 64 वाला, भाई हत्या करने के लिए जो है व्यापहरण या अपहरण कह लीजिए, धारा 364 आती है ना। सर रिपीट कर दीजिए एक बार 364। सर दंड। भाई हत्या करने के लिए अपहरण, हाँ सर, दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी के अकॉर्डिंग बात जब करते हैं तो, हाँ सर। है कि नहीं। और जब हमारे सामने भारतीय संविधान में 364 की बात होती है अनुच्छेद की, तो आप लोगों के मन में एक बात आता है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में, जहाँ पे राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है और ऐसी तारीख से जो अधिसूचना से विनिर्दिष्ट किया जाए, जो निर्दिष्ट हो, वह आपका अनुच्छेद 364 को रिप्रेजेंट करेगा। 364 नहीं प्रेजेंट करता है, 364 अनुच्छेद बताता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा 364। तो आप ये भी कह सकते हो कि आईपीसी की धारा भी बता सकते हो आप लोग कि हत्या करने के लिए अपहरण करना है, ये चीज़ें भी आप वहाँ पे शामिल कर सकते हो। अनुच्छेद 363 क्या बताता है आपके सामने? क्या बताता है? नहीं आ रहा सर। भाई आप कहते हो अपहरण के लिए दंड, यदि कोई व्यक्ति भारत से या किसी कानूनी अभिभावक की संरक्षता से किसी का अपहरण करता है तो उसे किसी एक विधि के लिए कारावास की सज़ा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। तो आर्थिक दंड प्लस 7 सज़ा, 7 वर्ष की सज़ा, जहाँ पे आईपीसी की धारा 363 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे सामने देखने को मिल जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल्स हैं, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखेंगे। इसमें कुछ संधियाँ, करार और उत्पन्न विवाद में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ये चीज़ें भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नैसर्गिक स्थिति है? बताइए। स्त्री। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका सही जवाब जो होगा स्त्री इज द राइट आंसर होगा कि एक नैसर्गिक स्थिति है। नैसर्गिक क्या होता है? प्राकृतिक। नैसर्गिक स्थिति प्राकृतिक स्थिति ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म से हमें मिलती है। फीमेल नेचर की निकटता। एस्क्राइब्ड स्टेटस। हाँ, यहाँ पे जैसे अगर हमने नैसर्गिक, एक शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा, जहाँ पे प्राकृतिक और स्वाभाविक बनता है, नेचुरल शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। प्राकृतिक तौर पर इसे लाजमी भी कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई गलत काम होने या उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होना नैसर्गिक कहलाता है। तो यहाँ जो हमारे सामने प्रश्न है, ये हमसे कह रहा है कि इनमें से नैसर्गिक स्थिति कौन सी है। सवाल कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या है? हाँ सर। क्या आ रहा है? ये तो है सर, इसमें प्राकृतिक स्थिति मतलब जैसे ये शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, ये सब तो हम बनते हैं। नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक ओके। रूप से स्त्री है, पुरुष है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, ये लास्ट सवाल आज के ले लीजिए कि अपने मनोभाव तथा उसके प्रभाव को पहचानना क्या कहलाता है? लास्ट सवाल। ये होगा इसका। संवेगात्मक अभिज्ञाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 44 अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस है ना, अभिज्ञाता अवेयरनेस होता है। ठीक है, तो अपने मनोभावों को और उसके प्रभावों को पहचानना एक प्रकार का संवेगात्मक जागरूकता है,
अवेयरनेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखिए आप लोग, इसी के आगे हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना।